नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के भारतीय इतिहास के पार्ट 2 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टॉपिक्स हैं आपके मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल व प्राचीन विविध भारत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? ऑप्शन है आपके पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या फिर तुर्की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस, जिसे यूनान भी कहा जाता है, का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन है आपके वेनस्वांग, फायान, मेगास्थनीज या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा अक्षर कौन सी भाषा में लिखी गई है? तमिल, पाली, संस्कृत या फिर हिंदी भाषा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा अक्षर संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तौसली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तौसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तौसली, जो कि आज के उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां या फिर 14वां। तो सबसे बड़ा शिलालेख है आपका 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय यानी कि राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर या फिर युद्ध पर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि पर। मौर्य अर्थव्यवस्था पूरी तरह निर्भर थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष देश एक स्तंभ पर था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संबल या फिर सारनाथ। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन है आपके प्रथम, चतुर्थ, 10वें या फिर 13वें। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कामरूप। उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के प्रयाग प्रशस्ति हरिश्रेण द्वारा रचित में मिलता है। यहाँ यह गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों डबाक और समतट के साथ वर्णित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, सहवासगढ़ी, धौली या फिर इनमें से कोई नहीं। सहवासगढ़ी, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राज्याज्ञाएं शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के सहवासगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरान अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। तो आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सहवासगढ़ी किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि में सहवासगढ़ी लिखा गया है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 11वां, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या फिर बरादरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अशोक के एकात्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 12वां, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है?
हर्ष, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है आपके कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री या फिर कुमार देवी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबसार, बिंदुसार या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य। खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अभिज्ञानम शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तुलसीदास जी, सूरदास जी, कालिदास जी या फिर रैदास जी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अभिज्ञानम शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? हर्ष के समय में एक प्रसिद्ध नाटककार, चंद्रगुप्त मौर्य के सुप्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। 18वां आपका क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन है आपके कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या फिर थानेश्वर। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत आया। तो आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कादंबरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या फिर बाण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाण। कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित्र भी है जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। आपके इस क्वेश्चन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हर्ष चरित्र किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट जी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन में 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया जिसमें सम्मिलित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी नदी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम।
राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी से अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगेकोट की उपाधि धारण की तथा गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23वां है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या फिर महीपाल? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। आपके इससे क्वेश्चन बन सकता है कि गोपाल ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लगभग 750 से 770 ईसा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी या फिर भद्राचलम? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। तो आपका यह क्वेश्चन बन सकता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान से संबंधित है? भगवान शिव पर यह संबंधित है मंदिर। आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हम्पी किस राज्य की राजधानी थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हम्पी किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के किनारे यह मंदिर हम्पी में स्थित था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन साम्राज्य को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके बेलन बगाई, सालाभोगा, पलिछांदनम, ब्रह्मदेय। सही आंसर हो जाएगा पलिछदानम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पलिछांदनम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलान बगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोगा कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? आपके ऑप्शंस हैं तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था। प्रसिद्ध शासक तोमर वंश का कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा अनंगपाल। तोमर वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबोधित किया जाता है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिस्से से संबोधित किया जाता है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 चरक संहिता संबंधित है। तो आपके ऑप्शंस हैं गणित, वास्तुकला, चिकित्सा या फिर राजनीति। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता हमेशा आपकी चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद, जिसको हम चिकित्सा का एक मूल ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके रचयिता चरक जी हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर मूर्ति कलाएं स्थित हैं। ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर की मूर्ति कलाएं स्थित हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी या फिर रावी और ब्यास नदी के बीच यह शहर स्थित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। तक्षशिला शहर सिंधु व झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला
प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि आज का तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? तो आपका आंसर आ जाएगा चाणक्य। चाणक्य प्रसिद्ध आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या फिर भीमबेटका। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी के कुछ उदाहरण भीमबेटका में मिलते हैं। यद्यपि भीमबेटका मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, औरंगाबाद, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रम से भारत आए? थॉमस रो, फायान, वेन्सवांग। आपका इसका सही आंसर होगा वी। तो सबसे पहले भारत में फायान आया था, उसके बाद वेन्सवांग और उसके बाद आए थे थॉमस रो। थॉमस रो जागीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान, जो कि 402 से 412 ईसा भारत आया था। चीनी यात्री वेन्सवांग हर्षवर्धन के काल में 606 से 647 के समय में भारत आया। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी, जो उस समय भारत में सुलभ थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 78 शक संवत की शुरुआत या फिर BC 261 कलिंग युद्ध। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। यह आपका सही नहीं है। मुस्लिम युग की शुरुआत AD 622 के बाद हुई थी, AD 78 के बाद शक संवत की शुरुआत हुई थी, BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। तो आपका सही नहीं है, वो है औरंगजेब की मृत्यु AD 1707 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश की पहचान करो। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागवद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। सही आंसर हो जाएगा शुंग राजवंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। इसी के साथ आपके 35 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। भारतीय इतिहास का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर टाइप करें सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।